दोस्तों नमस्कार। ज़ीरो पीरियड देख रहे हैं आप। आज की वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं साधारण ब्याज के एक आसान से सवाल से। आसान सा सवाल इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन पार्ट आपको थोड़ा कम मिलेगा। कॉन्सेप्चुअल पार्ट है ज़रूर, आपको सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, मगर आसानी से बन जाएगा सवाल। देखिए, कहता यह है कि 5% साधारण ब्याज की दर से मतलब आपको रेट दिया है, 6 साल में वो बन जाता है, टाइम दिया है और अमाउंट दिया है आपको 2600। आपको न तो प्रिंसिपल दिया है ना एसआई दिया है, दोनों चीज़ें नहीं दिया है। प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। देखिए, इसको मैं 100 के बेसिस पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े आराम से बनेगा क्वेश्चन। मान लो 100 रुपये मूलधन है, तो एक साल में 5% का वार्षिक दर है, मतलब 5 रुपये बढ़ेगा तो 105 रुपये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर 5 रुपये बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट ईयर 5 रुपये बढ़ेगा, तो 6 साल में ये 6 गुणित 5 बढ़ जाएगा, तो 6 साल में ये हो जाएगा 130 रुपये। बात समझ में आ गई? 6 साल में जा कर के ये 130 रुपये हो जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं कि 130 रुपये हो जाता है 6 साल में, तब उसका मूलधन 100 रुपये था, तो 13 का मूलधन 10 रुपये रहा होगा, तो 2600 का कितना रहा होगा ये आपको निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। 13 दूनी 26, तो 2000 रुपये इसका मूलधन रहा होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये मैंने एक 100 वाली ट्रिक से आपको क्वेश्चन को बताया। आप चाहें तो फार्मूला मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लंबा पड़ेगा निश्चित रूप से, टाइम भी लेगा और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी आपके दिमाग में आ सकता है। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत की बात हो सकती है। हाँ, वो इस कंसेप्ट को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं कि 100 रुपये में 5 रुपये बढ़ा तो 105 रुपये हो गया। ऐसे ही 6 साल तक बढ़ रहा है तो 130 बन जाएगा। वो 130 बनता है तो 100 था, 0 मैंने काट के छोटा कर दिया, तो 13 रुपये 10 रुपये रहा होगा, तो 2600 रुपये 2000 रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ पर है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। एचसीएफ आपका दिया है 35 और एलसीएम दिया है 525। इसका क्रम इधर उधर हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। एचसीएफ मैंने पहले लिख दिया, एलसीएम बाद में लिखा, क्योंकि उसी ऑर्डर में इसमें दिया हुआ है। एक नंबर 175 है, दूसरा नंबर हमको फाइंड आउट करना है। यहीं से आप कैंसिल कर दें, 5 से कैंसिल करते हैं अगर, तो 5 7 35 ये हो जाएगा, 5 3 15, 2 5 5 25, फिर 7 1 7, 7 5 35, फिर 5 से काट दो इसको, 5 1 5, 5 5 25, तो N2 की वैल्यू आ रही है 105। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह का क्वेश्चन लगभग आपको हर वीडियो में 1-2 देखने मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहता है और ऐसे क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया एक। किसी घनाभ की 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल ए, बी और सी है। ये यूनिट है मीटर स्क्वायर, इस पर मत जाइए आप। इसका आयतन आपको बताना है ABC, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3 रूट ABC या फिर रूट ABC। देखिए, 3 संलग्न फलक कहने का मतलब एक जो फलक होगा, मैं इसको थोड़ा सा आपको फिगर से पहले एक्सप्लेन कर दूं तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा मैं ठीक से फिगर बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 3D शेप आएगा, ये कुछ इस तरह का है, या इसको ऐसे कर दें हम तो शायद आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये तो इसमें देखिए, एक तो ये फलक होगा, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। तो ये 3 फलकें आपको मिलेंगी। ये तीनों फलकों को मिला करके आपको 6 फलक बनते हैं, उसके अपोजिट उतने ही होते हैं। तो एक फलक मान लो मैंने L और B का लिया, तो L इंटू बी हुआ इसका एरिया, जिसको मैंने A मान लिया। फिर दूसरा मैंने B और H का लिया तो उसको मैंने B मान लिया। फिर H और L का लिया, उसको मैंने C मान लिया। अब इनका एरिया है, ये L इंटू बी A है, B इंटू H B है और H इंटू L आपका C है।
आयतन का वैल्यू होता है L इंटू बी इंटू एच। अगर मैं इन तीनों को गुणा करूं तो मुझे मिलेगा L इंटू बी इंटू एच इंटू बी इंटू एल इंटू ए, L इंटू बी, बी इंटू एच इंटू एल। ये आयतन इनका डबल होगा, स्क्वायर होगा, हो जाएगा एक तरह से तीनों का गुणा करने से। तो ये L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी ए बी सी। अगर मैं एल बी एच निकालना चाहूँ तो ए बी सी आ जाएगा। V की वैल्यू आ रही है एल बी एच, जिसकी वैल्यू आ रही है रूट ए बी सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल डिविजिबिलिटी रूल का है, नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यदि संख्या 6, 2, 5, 3, 2, 9, 1, 5 ए 6 से पूर्णतः विभाजित है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? 5, 6, 8 और 9। तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 6 का विभाज्यता नियम याद होना चाहिए। 6 का विभाज्यता नियम क्या है? 6 का विभाज्यता नियम कहता है कि वो 2 से और 3 से, दोनों से संख्या अगर जाती है तभी वो 6 से जाएगी। ये 6 का विभाज्यता नियम है। अब 2 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। मतलब इवन नंबर अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे हैं तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा या 2 से डिविजिबल होगा। तो उस लिहाज से पहले हमको 2 का अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे ए की जगह 5 और 9 के आने के चांस खत्म हो गए। आपके 2 आंसर एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास 6 और 8 बचते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि 6 और 8 में से 8 बड़ा है तो ए का ऑप्शन 8 ही पॉसिबल होगा। लेकिन अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो फिर उसकी जगह 8 रख दें और 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें कि उससे जा रहा है या नहीं जा रहा है। नहीं जाएगा तो फिर 6 को लेना पड़ेगा हमको। डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 6 धन 2 धन 5 धन 3 धन 2 धन 9 धन 1 धन 5 और हमने लिया है 8। देखिए कैसे जोड़ लीजिए आप इनको। 6 और 2 8 हो गया, 8 और 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 और 9 27 1 28, 28 और 5 33, 33 और 8, 8 3 11, ये आ गया 41। तो जब 41 आ गया तो ये तो फिर 3 से डिविजिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर मैं इसको 6 करूं तो 6 और 3 हो जाएगा 9, जो कि 3 से डिविजिबिलिटी बनाता है। तो आपका आंसर 8 गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको क्रॉस वेरीफाई जरूर करना चाहिए। 6 आपका सही आंसर है। देखने से लग रहा है कि 8 बड़ा होगा इसलिए 8 को लेना है, लेकिन ये 8 रखने से 3 की डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 6 का विभाज्यता नियम कहता है कि उसको 2 से भी जाना चाहिए, 3 से भी जाना चाहिए। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए इवन नंबर होना चाहिए। 6 और 8 दोनों पॉसिबल है, लेकिन 3 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर हम 8 रखते हैं तो डिजिट सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता, 3 से उसमें भाग नहीं जाता। तो हमको फिर 8 की जगह 6 रखना पड़ेगा। 6 से वो काम हो जा रहा है। एक बार और मैं टोटल को चेक कर लूँ। 6 2 8, 8 5 13, 3 16, 18, 2 20 और 7 27 1 28, 28 और 2 30 और 3 33, 33 और 6 39। करेक्ट 39 ही आएगा यहाँ पर, यानी कि 6 लेना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जतिन और प्रिया के पास 41 रुपए हैं। जतिन के पैसों का 1/4 प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 रुपए अधिक है। तो प्रिया के पास कितने पैसे ये आपको बताना है। x और y मान लिया मैंने। जतिन को मैंने दिया x रुपए, प्रिया को मैंने दिया y रुपए। तो दोनों मिलाकर के 41 रुपये रखते हैं अपने पास। अब ये कहता है कि जतिन के पैसों का मतलब x का 1/4, प्रिया के पैसों मतलब y/7 से 2 रुपये कम है। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसा करें, x/4 की वैल्यू से x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं
तो ये 4 यहाँ जाके गुणा करेगा तो 4y/7 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये x की वैल्यू है, उसको ले जाके मैं यहाँ रख देता हूँ। इसको नंबर 2 बोल दूँ, उसको नंबर 1 बोल दूँ, यहाँ से इसको रख दूँ तो ये हो जाएगा 4y/7 ऋण 8 धन y बराबर 41। अब ये 8 को उधर भेज दें तो 4y/7 धन y/1 बराबर 49 हो जाएगा ये। अब कोई दिक्कत है क्या? यहाँ 7 आया, ये 4y और 7y 49/7 11y बराबर 49 इंटू 7, तो y की वैल्यू आएगी 49 इंटू 7/11, 11 चौक 44, 9 7 63 का 3 हासिल आई 6, 9 चौक 36 और 6 42, उसको 11 से भाग देना है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक बार चेक करते हैं फिर से क्वेश्चन को। ब्लंडर कर डाला हमने। यहाँ पे दिया है 1/7 से 2 रुपये अधिक है, तो यहाँ पे +2 होना चाहिए था इसको। तो जब ये +2 होता तो फिर ये +8 होता, ये +8 होता अगर, तो यहाँ +8 होता, ये +8 उधर जाता तो ये 49 कितना हो जाता, 41 में से 8 कम करते हैं हम तो ये 33 हो जाता ना, ये 33 हो जाता। अब ये 33 होता तो नीचे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, मैं इनको इरेज कर दूं ताकि चीज़ें आपको भी समझ में आ सके। एक गलती से देखिए किस तरह से आपका बना बुनाया क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहा है। तो ये 33 है और ये 7 और 4 11 हो गया आपका। 11y बराबर 33 गुणित 7, 11 से आपने काटा 3 बार, y की वैल्यू आई 21। मतलब प्रिया के पास 21 रुपये हैं। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, सी पे आप टिक लगा दें। एक बार वेरीफाई कर लें क्या इसको आंसर को। y की वैल्यू 21 है, मतलब प्रिया के पास 21 रुपये हैं। तो जतिन के पैसों का 1/4 प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 रुपये अधिक है। अगर प्रिया के पास 21 है तो सीधा मतलब हुआ कि जतिन के पास 20 रुपये होगा, प्रिया के पास 21 रुपये होगा। ये हो गया हमारा टोटल 41 का बंटवारा। अब कंडीशन को अप्लाई करते हैं। जतिन के पैसों का 1/4 मतलब 5 रुपये, प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 ज़्यादा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट है, वेरीफाई हो रहा है। कुछ उलझाते हुए सवालों के बाद अब हम पहुंच गए एक आसान सवाल में। परिधि दिया है, क्षेत्रफल पूछा है वृत्त का। वृत्त की परिधि का आपको पता ही होगा, सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। ये अगर 44 है तो 2 की जगह 2 रख दूँ, पाई की जगह 22/7 रख दूँ, r को r रखूँ। 2 और 22 को एक साथ 44 से काट देने पे r की वैल्यू 7 आ गई। अब मुझे एरिया चाहिए, तो एरिया πr² होता है। पाई 22/7 हुआ, r के लिए 2 बार 7 लगेगा, एक कैंसिल होगा। 7 दूनी 14, 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको सोचने को नहीं है। ये सवाल है एक तरह से लीनियर इक्वेशन का सवाल कह सकते हैं इसको। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। इसका एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस है। क्लास 8 में, 9th में, 10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोग अभी इसको पढ़ते हैं पूरे प्रॉपर प्रोसेस के साथ। मगर आप जब इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उस मेथड को बिल्कुल भी फॉलो मत करिएगा और ना ही उस बुक को देखिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से अगर आप सुन लेंगे तो आपको क्वेश्चन सेकंड्स में बन जाएंगे। अंकों का योग 7 है, पहले आप ऑप्शंस देख लें। सबके अंकों का योग 7 है, 2 5 7, 5 2 7, 3 4 7, 4 और 3 7। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो क्रम उलट जाता है। 27 इसमें जोड़ूंगा तो ये बढ़ेगा। 2 और 5 में अगर मैं 27 को जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12, 2 2 4 1 5, 52। अंक पलट गए, पहले ही नंबर पे आपका आंसर मिल गया।
फिर भी आप इस पे चेक करेंगे तो जब 27 जोड़ेंगे इसमें तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे और बड़ा होगा, अंक पलटने का तो सवाल ही नहीं उठता, आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 27 जोड़ते हैं तो 7 और 4 11 होगा, 3 और 2 5 1 6 होगा, 61 बनता है, जो अंक पलटने से नहीं बन रहा है, ये भी ख़त्म हो गया। इसमें 27 जोड़ते हैं, 7 और 3 10 होगा, 4 और 2 6 1 7 होगा, 70 बन रहा है, यहाँ भी कोई चांस नहीं है। आसानी से आपके प्रश्न का उत्तर आ जाता है, कोई कैलकुलेशन मत करिए, 10A B ये सब करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कॉम्पिटिटिव के लिए बेसिक अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर इसको एक बार समझ लें। इस क्वेश्चन को देखिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है, पहले एक बार पढ़ ले। एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती तो उसका क्षेत्रफल होगा। मैं बहुत बेसिक से इसको कराऊंगा आपको, एकदम जीरो से, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत पैदा करता है ये क्वेश्चन। ये कह रहा है एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई गई। मान लो पहले इस वृत्त की त्रिज्या r थी, तो ये 2 पाई r1 इसका परिधि हुआ जो कि 4 पाई है। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि r1 की वैल्यू कितनी थी पहले, ये मैंने कैंसिल कर दिया सब कुछ को, तो 2 आ गया। मतलब उस वृत्त की त्रिज्या पहले 2 रही होगी, अब उसको इसने कर दिया 8 पाई, तो 2 पाई r2 की वैल्यू हो गई 8 पाई। अब r2 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो 8 पाई बटा 2 पाई करूँगा तो ये 4 हो गया। मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या 2 थी, बाद में उसकी त्रिज्या 4 हो गई। वृत्त की त्रिज्या जब 2 थी तो उसका एरिया कितना बना रहा होगा, पाई r स्क्वायर, पाई इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 पाई। जब 4 पाई हो गया तब उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 पाई। तो पहले उसका एरिया 4 पाई था, अब आके वो 16 पाई हो गया, मतलब 4 टाइम्स बढ़ गया ना, 4 गुना बढ़ गया। तो आपका उत्तर आ रहा है सी, ऑप्शन सी को आपको टिक करना होगा। इस सवाल में एक बार ध्यान से पढ़ें। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस से और 1/4 भाग कार से और शेष 3 किलोमीटर पैदल चला, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी क्या है। टोटल उसने कितना चला ये हमको फाइंड करना है। 118 108 180 80। देखो कैसे कैसे चला उसको समझते हैं। पहले वो ट्रेन से चल रहा है 2/5 भाग, फिर बस से चल रहा है वो 1/4 भाग, और फिर कार से चल रहा है वो 1/4 कार से, 1/3 बस से, सॉरी 1/3 उसने बस से चला है और 1/4 कार से चला है। बाकी जो बच गया वो 3 किलोमीटर था, वो पैदल चला। तो ये जो 3 पार्ट में अलग अलग उसने ट्रैवलिंग की है, पहले उसको देखते हैं। तो 2/5, 1/3 और 1/4, ये तीनों का लघुत्तम आएगा 60। 4 × 12, 12 × 5 60। अब इसको सबको 60 से अगर मैं गुणा कर दूं ये तीनों डिस्टेंस को, तो ये हो जाएगा 120, नहीं ये 12 कटा ना, तो 12 दूनी 24, और ये हो गया 20, और ये हो गया 15, तो 5 4 9, 2 2 4 1 5। इसने 59 पार्ट्स जो हैं आउट ऑफ 60 ट्रेवल किया है अलग अलग रिसोर्स से। 60 में से 59 भाग उसने अलग अलग रिसोर्स से तय किए, मतलब इसमें ट्रेन भी शामिल है, बस भी शामिल है और आपका कार भी शामिल है। तो बचा कितना डिस्टेंस, 59/60, मतलब 60 में से उसने 59 दूरी तय कर ली है, तो बचा 1 आउट ऑफ 60 बचा है। तो 1 आउट ऑफ 60 का वैल्यू उसने 3 दिया है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 60, मतलब हुआ 180 किलोमीटर की दूरी वो टोटल कवर कर रहा है। ये बात इसमें क्लियर हो गई है। स्क्वायर रूट के एक आसान से सवाल के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे अभी जब तक के हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस के सेट जो हैं वो पूरे ना हो जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम्स के हैं। कोई मैं आपको ये नहीं कहता कि ये हॉस्टल वार्डन में ही आया है
या टीचर्स रिक्रूटमेंट में आया है या लेबर इंस्पेक्टर में आया है। ये हर उस तरह के एग्ज़ाम से कलेक्ट किए गए क्वेश्चन हैं जो देश भर में होते रहते हैं, जिनमें मैथ्स का सिलेबस ऑलमोस्ट वही रहता है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे सी टेट हो, चाहे स्टेट टेट्स हो, चाहे डिफरेंट वनडे एग्ज़ाम्स हो। सीजी व्यापम या सीजीपीएससी का जो एक दिन का एग्ज़ाम होता है उसमें जो मैथ्स का सिलेबस ऑलमोस्ट रखा जाता है, ये उन्हीं में से बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको एक और वीडियो में बताया भी था कि मैथ्स और जीएस, एक तो होता है मैथ्स, एक होता है जीएस, इनमें एक वर्ड है सिलेबस। इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, आप इनमें डिफाइन नहीं कर सकते कि सिलेबस में जैसे सर्कल लिख दिया उसने, एक सिलेबस में एक पॉइंट लिख दिया सर्कल। अब सर्कल अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, इसमें इतने तरह के क्वेश्चन है सर्कल रिलेटेड कि आप अलग से छांट नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन सर्कल का है कि स्क्वायर रूट का है। अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये देखने से स्क्वायर रूट का क्वेश्चन लग रहा है, मैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन का भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, मैं इसे सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो आप ऐसे किसी भी सिलेबस को देखकर ये डिसाइड मत करिए कि हमने तो ट्रायंगल पढ़ना है तो ट्रायंगल की 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली, या सर्कल पढ़ना है तो सर्कल के फार्मूले पढ़ लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करिए, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेटेजी क्वेश्चन से बनाइए आप, सिलेबस से नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 नंबर हैं, पहले सबसे अंदर में है 144। 144 का अगर स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो वो 12 होता है। आप चाहें तो निकाल लें, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं निकाल रहा हूँ। अब इस 36 का ऑलमोस्ट सभी को याद रहता है, इसलिए मैं डायरेक्ट 6 ले लेता हूँ। अदरवाइज़ आप इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम नंबर में। तो 1 बार 2 और 1 बार 6, इस तरह से 12 आपका इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो अब आपका नंबर क्या बन गया, 248 प्लस 52 अंडर रूट, और ये अंडर रूट अब सॉल्व हो गया, इसकी जगह आ गया 12। अब 12 और 52 को ऐड कर दो आप, 12 और 52 को ऐड किया तो ये 2 और 2 4, 5 और 1 6, ये स्क्वायर रूट 64 हो गया। अब स्क्वायर रूट 64 की वैल्यू 8 होती है, आपको पता ही है, तो यहाँ पे 8 रख दो आप। अब इनको जोड़ दो, 8 8 16, 5 और 2, तो 256 आ गया। 256 किसका स्क्वायर है आपको वैसे पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूँ निकाल के। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1 2 8 16, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर अभी 64 का हमने किया हुआ है तो ये 8 से डायरेक्ट में ले रहा हूँ, हालांकि इसको मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। यहाँ से 8 बचा, यहाँ से 2 बचा, 2 और 8 का गुणा किया, आ गया 16। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा 16। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो मित्रों ये थे आज के सवाल जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, अपने कमेंट्स लिखते रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। दोस्तों नमस्कार, मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ चल रही है उसके 4थे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन से। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको तो बिना किसी डाटा के क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दें तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ का परसेंटेज क्या होगा। 62 2/3, 100%, 1/3% या फिर 120%, ये सी ऑप्शन है। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हम बेसिक मेथड्स के साथ ही शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने कॉस्ट प्राइस को x मान लिया, सेलिंग प्राइस को हमने y मान लिया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हो जाएगा y माइनस x। सिंपल सी बात है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया है। अब दूसरी शर्त यह है कि अगर विक्रय मूल्य को हम दुगुना कर दें, तो अब विक्रय मूल्य हो गया 2y। कॉस्ट प्राइस के बारे में कोई चेंज नहीं है, तो जो लाभ आएगा, अब जो लाभ ये आएगा, ये लाभ पुराने लाभ का 3 गुना है। पुराना लाभ ये था, मतलब इसकी जगह मैं रखूँगा 3y ऋण x बराबर 2y ऋण x। सिंप्लीफाई करिए, 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 2y माइनस x। आगे बढ़ें
तो 3y माइनस 2y करूँगा तो इधर y आ जाएगा, और उधर करूँगा इस 3x को ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा 2x। तो y की वैल्यू आ रही है 2x। y हमारा था विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, x हमारा था क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। यहाँ क्लियर कट आप देख पा रहे होंगे y जो है x का डबल है, मतलब सेलिंग प्राइस इज डबल ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल सी बात है, अगर कॉस्ट प्राइस का डबल हो गया मतलब उसमें 100% की प्रॉफिट बढ़ गई, तभी तो वो डबल होगा ना। ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप चाहें तो और उसको परसेंट के बेसिस पे और कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर क्यों वेस्ट करें अपना टाइम हम। अगला क्वेश्चन त्रिभुज पर आधारित है। एक त्रिभुज का फिगर दे दिया, ट्रायंगल का एक फिगर है, ABC नाम दिया उसका, बीच में एक पॉइंट O और दिया है इनसाइड द ट्रायंगल, ये आप देख पा रहे हैं। और इसके जो दो एंगल हैं B और C, उनके बाइसेक्टर ड्रा कर दिया है, उनका समद्विभाजक बना दिया है BO और CO को, क्योंकि ये दोनों एंगल उसने इक्वल रखे हैं X और Y। प्रश्न को देखकर आप XY पे मत कंफ्यूज होइएगा, क्योंकि आपको XY की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको केवल A एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहले हम छोटे ट्रायंगल पे आते हैं जो अंदर है, यानी कि ट्रायंगल BOC की बात कर रहे हैं हम लोग। BOC में एक एंगल X है, एक एंगल Y है और एक एंगल 108 है। ये तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। X प्लस Y की वैल्यू 180 माइनस 108 करूँगा तो हो जाएगा 72। ये x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आगे हमको काम आएगी, हमने इसको नोट कर लिया है और लिख लिया। अब बड़े ट्रायंगल में आ जाइए, ट्रायंगल ABC। इसमें जो एंगल B है वो 2x की इक्वल है, एंगल C 2y के इक्वल है, क्योंकि x और x को मिला दूँ, y को मिला दूँ तो ये एंगल मिलेंगे। और तीसरा एंगल A है, इनका भी सम 180 बनना ही चाहिए। अब यहाँ पर से आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वैल्यू है x प्लस वाई की 72। आपने उस y को यहाँ रख दिया, वैल्यू को, सॉरी, तो 2 इंटू 72 हो गया। a अननोन है तो आपके पास बचेगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144 डिग्री, ये हो गया। 144 डिग्री को आप उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 180 ऋण 144 घटाने पे आ जाएगा ये 6, और 7 में 4 गया तो 3। तो a की वैल्यू 36 डिग्री आ रही मेरे हिसाब से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप इसको टिक लगा सकते हैं। यह प्रश्न भी रेखागणित का ही है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो समझने जीवा क्या होता है। एक वृत्त है, जैसे इस वृत्त को इस तरह से जो भी रेखा काटती है 2 बिंदुओं पर, इसको हम लोग जीवा कहते हैं, अंग्रेजी वाली से कॉर्ड कहते हैं। तो ये नाम ध्यान रखें। अभी हम इसका इस्तेमाल भी आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में कहाँ पर होगा। एक हमने सर्कल बना लिया, इस सर्कल का ये सेंटर है और ये इसकी त्रिज्या हो गई मान लो OA, ये AB मान लो जीवा हो गई। यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ से इसकी दूरी 6 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये 10 है। अब ये 10 है, ये 6 है, और ये जाती है जहाँ पर ना, वहाँ हमेशा ये लंब बनाएगी। हमको दूरी नापना है अगर तो ये लंब होगा। अब ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। इसको मान लो मैंने m नाम दे दिया, तो OA का वर्ग OM के वर्ग और AM के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये हमें पाइथागोरस अंकल ने बताया था, तो हम उसी का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। OA है 10, तो 10 का वर्ग लग जाएगा। OM है 6 का वर्ग लग जाएगा। AM आपको निकालना है। 10 का वर्ग 100 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, मैंने पक्षांतर भी कर दिया। घटाने पे ये 64 आ जाएगा। 64 होता है 8 का वर्ग, तो AM की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब AM की वैल्यू अगर 8 आती है तो वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो इसका डबल हो जाएगा पूरा जीवा जो है। जीवा जो है वो AM का डबल होगा, 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्रॉफिट लॉस से सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए इसका।
साधारण ब्याज की दर से 8 साल में दुगुना हो जाता है, मगर मतलब ये हुआ कि अगर वो x है तो 2x हो जाता है 8 साल में। इसका मतलब हुआ कि 8 साल में उसको ब्याज मिल रहा है x रुपये, क्योंकि x जो है वो 2x हो गया ना, पहले वो x था वो 2x हो गया, तो ब्याज के रूप में मिल रहा है उसको कितना, x रुपीज़ मिल रहा है। इसी को उल्टा सोचिए, अगर x रुपीज़ ब्याज मिल रहा है उसको 8 साल में, आपको कितना करना है, उसको 4 गुना करना है। x तो खुद 1 गुना हुआ, उसको 3x और चाहिए उसको 4 गुना करने के लिए। तो ये 3x कितने दिन में मिलेगा, तो 3x कितने दिन में मिलेगा, इसके 3 टाइम्स में मिलेगा, तो 8 दिया हो गया 24 साल। आपका आंसर आना चाहिए 24 साल। देखिए एक बार में ऐसा लगता है कि जैसे कि 8 साल में दुगुना हो तो 16 साल में 4 गुना होगा, ऐसा लगता है देखने से, और 16 ऑप्शन भी दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, 16 आपका आंसर नहीं होगा। ये मैंने एक शॉर्टकट से आपको समझाया है, आप चाहें तो पूरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये फ्रैक्शन के एलसीएम का क्वेश्चन है, 2/3 और 3/4 का एलसीएम क्या होगा ये पूछ रहा है। लघुत्तम मतलब एलसीएम आपको निकालना है। सवाल आसान है क्योंकि इसका एक बेसिक फार्मूला है, आपको उससे बाहर नहीं जाना है। फ्रैक्शन का एलसीएम जब लेना हो तो आपको न्यूमरेटर्स का पहले एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर नीचे आपको डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, ये फार्मूला है, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है मतलब 2 × 3 होगा, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो कहीं कोई कॉमन फैक्टर मिलेगा नहीं, तो एलसीएम के लिए आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एचसीएफ निकालना है 3 और 4 का, तो इनका भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो एचसीएफ इनका एक ही हुआ, तो 2 × 3 = 6, 6/1 6 आपका एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा दोनों फ्रैक्शन का। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। आयु वाला सवाल है, ए और बी की आयु 6:5 के अनुपात में है, उनका आयु का योग 44 है, 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछा है आपसे। अभी 6:5 का अनुपात में है, 6 और 5 को अगर मैं जोड़ दूं तो होगा 11, 11 की वैल्यू 44 है, तो 1 की वैल्यू हो गई 4, 1 की वैल्यू 4 हो गई, तो 6 चौक 24 हुआ, 5 चौक 20 हुआ, तो ए की आयु 24, बी की आयु 20। 8 साल बाद इसमें 8 ऐड कर दूंगा तो ये 32 हो जाएगा, और इसमें भी 8 ऐड करूंगा तो ये 28 होगा। अब फिर इसको रेशियो में निकालना है, तो 8 चौक ये कितना होगा, 4 8 32 और 4 7 28, 8 और 7 का अनुपात होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। पहले अनुपात दिया है और उनका टोटल दिया है, अनुपात को हमने जोड़ दिया, 6 और 5 11 हो गया, 11 की वैल्यू अगर 44 है तो 1 की वैल्यू 4 होगी। जब 1 की वैल्यू 4 है तो 6 की वैल्यू हो गई 24, 5 की वैल्यू हो गई 20। ये उसका अनुपात के आधार पे हमने आयु निकाल लिया। 8 साल बाद इनकी आयु क्या होगी, इनमें 8 8 जोड़ देंगे हम लोग, तो ये 32 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, और 8:7 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। किसी भिन्न के अंश को 20% कम कर दें, हर को 10% बढ़ा दें, तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। भिन्न का वास्तविक मान क्या है, अभी आपको ये बताना है। कोई आप इसमें एक्स वाई मानने की ज़रूरत नहीं है, ना परसेंट निकालने की ज़रूरत है। मैंने भिन्न को माना 100/100 यानी कि 1। अब ये कंडीशन मैंने लगाया, 20% कम किया तो ये 80 हो गया, 10% बढ़ाया तो ये 110 हो गया, कैंसिल कर दिया। अब तो ये हो गया 8/11। 8/11 की जो वैल्यू है वो है आपके सवाल में 16/55। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी हमको चेक कर लेना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 11 एकम 11, 11 पंचे 55। तो ये कुल मिला के 1/1 की वैल्यू 2/5 हो रही है। ऑप्शन आपका ए दिया हुआ है करेक्ट आंसर। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, आप बड़े आराम से बनाइए। आप 20% कम तो 80 हो गया, वो 10% ज़्यादा तो 110 हो गया। हमने भिन्न ही 1/1 लिया था, तो 1/1 की वैल्यू 2/5 आ गई लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एचसीएफ का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इस पर ट्रिक यूज़ कर दिया है। डायरेक्ट एचसीएफ ना देके उसको एक इक्वेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे दिया है, वहाँ से आपको एम को पिक करना होगा, एम की वैल्यू निकालनी होगी। नंबर आपके पास है 65 और 117। आपको इनका एचसीएफ निकालना है।
मैं तो ये कहूँगा कि इसमें आप सीधे सीधे डिवीज़न मेथड से HCF निकाल लीजिए, ज़्यादा आसान होगा आपको। 65 से अगर इसको भाग देंगे तो 65 दूनी 130 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा भाग इसमें। 7 में 5 गया तो 2, 11 में 6 गया तो 5, फिर 52 से 65 को हमने डिवाइड किया, फिर एक बार ही जाएगा। 52 5 में 2 गया तो 3, 6 में 5 गया तो 1, और फिर 13 से जाएगा 4 बार, तो 13 चौक 52। तो ये आपका HCF आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही डिवीज़र जो है आपका HCF होता है। तो HCF 13 है, कहने का मतलब 65m-117 की वैल्यू 13 है, तो 65m की वैल्यू हो जाएगी 13 धन 117। इसको जोड़ता हूँ तो 117 3 20 और 10 30, 130 हो जाएगा 65m की वैल्यू। तो m की वैल्यू 130/65 हो जाएगा, 2 बार कैंसिल हो गया, m की वैल्यू 2 आ गई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और भी मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को बनाने के, लेकिन ज़्यादा टेक्निकल जाने के बजाय जो बेसिक हैं उस पर हम स्टिक रहें तो हमको आसानी से वैल्यू निकल जाएगी। HCF निकालने के तो बहुत सारे मेथड आपको पता ही है, आप उनमें से किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं HCF निकालने के लिए, बट उसके बाद आप एक्सप्रेशन में वैल्यू इसी तरह से निकालिए, ज़्यादा आसान रहेगा। एक और अच्छा सवाल है, एक परिमेय संख्या है 5/19, उसके योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए 3 बार टर्म्स उसने यूज़ किए, उसको ध्यान से देखिए। पहले 5/19 है, इसका योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम मतलब हुआ -5/19। इनका गुणनफल किया तो ये आया -25/361, 361 होगा 381 होगा। 19 गुणित 19, 1 मिनट गुणा करके देख लें, मेरा ख्याल से 9 या 81, 8 9 एकम 9 8 17 और ये 19 हो गया, 1 7 9 7 16, 361 करेक्ट है। ये आ गया संख्या और उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका आएगा इतना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी को यूज़ करके इसका सरलीकृत मान यानी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है क्वेश्चन, देखने से बड़ा लग रहा है, नंबर्स डेसिमल में आपको लग रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इनका मल्टीप्लाई करें, कितना बड़ा बड़ा अंक आएगा। आपको वो बिल्कुल नहीं करना है, आपको रिकॉल करना है अपना ये फार्मूला a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b। ऐसे 3 फार्मूले हैं, आपने आगे यूज़ करना है। a + b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b², और एक होता है a - b² इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो मैं ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ a + b कहने का मतलब आपके पास ये जो 2 नंबर हैं उनका प्लस कर लो आप, 5.47 + 4.53, दूसरे ब्रैकेट में 5.47 - 4.53 ये करिए, a + b और a - b निकल गया आपका, अपान 0.94 नीचे आएगा। अब देखिए इसको प्लस करेंगे तो 7 और 3 10, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, तो कुल मिला करके ये 10 आएगा। यहाँ माइनस करेंगे, 7 में 3 तो 4 आ गया, 14 में 5 तो 9 आ गया, और ये 0.94 आएगा। नीचे 0.94 ऑलरेडी है, वो कैंसिल हो जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी 10। आसानी से आप ए पर टिक लगा सकते हैं, और ये तरीका है आपके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो मित्रों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने 8-10 सवाल फिर से लिए मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन के लिए, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको उपयोगी हो सकते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।